नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। वर्ष 2025 कर्क राशि के लिए कैसा बीतेगा, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए। अभी तक हमने मेष से लेकर मिथुन राशि तक की बात की है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आपका यदि मिथुन लगन है या फिर मिथुन राशि है, मतलब चंद्रमा वहाँ बैठे हैं या फिर लगन है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कर्क लगन के जातकों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2025 में लगभग जितने भी बड़े ग्रह हैं सबका प्लेसमेंट बदलने वाला है, गोचर होने वाला है। शनि महाराज 29 मार्च को अपना जो वर्तमान राशि कुंभ है उसको बदल कर चले जाएंगे मीन में। इससे आपको फ़ायदा होने वाला है कर्क राशि को, क्योंकि अभी वर्तमान में आपके लिए ढैया चल रही है। शनि महाराज आपके अष्टम भाव में है, तो आपको कष्टकारक स्थिति आपके लिए वर्ष 2023 से ही बनी हुई है। तो अभी आपको निजात मिलेगी 29 मार्च के बाद से। शनि महाराज चले जाएंगे आपके नवम भाव में, तो वहाँ पर धर्म कर्म संबंधी कार्य होंगे और जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ तेज़ी देखने को आपको मिलेगी। अगर बात करें हम केतु की स्थिति की, तो केतु जो है आपके वर्तमान में कन्या राशि में है और चले जाएंगे सिंह राशि में 13 मई को, तो आपके दूसरे भाव को एक्टिवेट करेंगे। वैसे राहु जो है आपके वर्तमान में नवम भाव में है, मीन राशि में चले जाएंगे कुंभ राशि यानी कि अष्टम में, तो थोड़ा परेशानी जो राहु हैं वो लेकर आएंगे आपके 13 मई के बाद से। केतु जब 13 मई के पहले, अभी तो वर्तमान में आपकी स्थिति लगभग ठीक बना के रखे हुए हैं, केतु से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा है, आपका वो बल्कि मदद ही कर रहे हैं साहस शौर्य पराक्रम वगैरह में, कार्य बनने में। थोड़ी यात्राएं आप भी आपको करा रहे हैं केतु, लेकिन जैसे ही वो 13 मई के बाद आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो द्वितीय भाव जो होता है माता भूमि, माता नहीं मतलब भूमि होता है, पैतृक संपत्ति जो कहा जाता है, अचल संपत्ति, संचित संपत्ति उसका होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके परिवार का होता है। तो और केतु के यहाँ जाने से वाणी थोड़ी आपकी कड़वी हो सकती है, तो वाणी थोड़ा संयमित और सोच समझ कर प्रयोग करें। केतु के यहाँ जाने से आपको संपत्ति, अचल संपत्ति प्राप्त होने के भी कुछ योग बन सकते हैं। और कहीं कहीं पर यदि गोचर दशा अच्छा नहीं है कुंडली में आपकी, तो परिवार पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको कोर्ट मुकदमे भी लड़ने पड़ सकते हैं, तो वहाँ थोड़ी सावधानी आप बरतें, वहाँ अत्यधिक उतावलापन न दिखाएं, कोर्ट कचहरी से दूर रहने का ही प्रयास करें। और उसके साथ आप देखिए राहु जो है आपके अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव में राहु का जाना थोड़ा कष्टकारक होता है, मन बड़ा विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, और व्यक्ति अपने लिए भी, दूसरों के लिए तो कभी कभी सोचता ही गलत, अपने जीवन के प्रति भी थोड़ा गलत निर्णय ले लेता है, गलत जो सोच है वो सोच देता है। तो वहाँ पर थोड़ी आपकी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु आपके नवम भाव से वो अष्टम भाव में जा रहे हैं 13 मई को। तो वर्तमान में अभी तो आपको कम से कम 5 महीने नवम भाव में ही रहेंगे, तो धर्म कर्म कीजिए, बड़े का सम्मान कीजिए, आपके कार्य बनेंगे। तो राहु केतु जो है वर्तमान में 13 मई तक लगभग आपके लिए मुफीद बने हुए हैं, आपके लिए अच्छा दशा देंगे, अच्छा फल देंगे राहु केतु के अपने हिसाब से। लेकिन 13 मई के बाद जब वो परिवर्तन करेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, राहु के उपायों की ज़रूरत है। तो उपाय में यही है कि आप सबसे बढ़िया है महादेव को पकड़िए और उनको जल वगैरह हमेशा दिया कीजिए, प्रतिदिन स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। तो वो सारी चीज़ें आपको करने की आवश्यकता है। अब सामने जो आपको शनिदेव दिख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि शनिदेव आपके अभी अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव कष्टकारक होता है, डिले का होता है, सारे कार्य आपके विलंबित पड़े हुए हैं, कोई भी कार्य आपका हो नहीं रहा है, चाहे संपत्ति से मामला हो, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, हर जगह आप परेशानी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो आपके लिए ये स्थिति अब अनुकूल बनने जा रहा है, चाहे आपका लगन हो चाहे आपका राशि हो। शनिदेव आपके नवम भाव में चले जाएंगे, वहाँ पर आपके कार्य बनेंगे। हालांकि पिता से संबंधित कुछ फ्रिक्शन हो सकते हैं, तो वहाँ पर पिता का सम्मान कीजिए, उनका प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। याद रखिए उनसे आप हैं, वो आपसे वो नहीं हैं। यहाँ पर आपके लिए आय के भी मार्ग खुलेंगे, क्योंकि शनिदेव तीसरी दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे, जो कि मित्र भाव है उनका। तो वहाँ पर आपके जो आय वगैरह, जो पैसा आने का जो स्रोत हर जगह से बंधा हुआ था, रुका हुआ था, इस वर्ष 28 मार्च के बाद जब वो गोचर कर जाएंगे तो आपके लिए वो मार्ग खुल जाएंगे और आपके लिए अनुकूल जो होता है ना कि पैसे के लिए, खासकर मॉनेटरी गेंस के लिए अनुकूल चहुँ ओर से आपको पैसे मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। और संतान संबंधी जो दिक्कतें हो रही थी वो भी कुछ न कुछ कम होने की बात यहाँ पर दिख सकती है आपको। अब जो उनसे बड़ा एक गोचर जो होने वाले हैं वर्ष 2025 में, जो सभी राशियों को लगभग इफेक्ट करेंगे, वह है बृहस्पति देवता। वो लगभग 18 मई तक वर्तमान में जो वृष राशि में है वहीं पे रहने वाले हैं, आपके 11वें भाव में। अभी तक आपके लिए लाभ की स्थिति वो धीरे धीरे बनाएंगे ही।
तो कुल मिला के जलाकर कंपोजिशन में देखिएगा ना तो आपके लिए लाभ अभी ब्लॉक है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन शनि महाराज जैसे जैसे अनुकूल होते जाएंगे और बृहस्पति देवता 11वें में है, तब तक आपके लिए लाभ के मार्ग धीरे धीरे खुलने प्रारंभ हो जाएंगे और तेज़ी से। लेकिन बृहस्पति देवता जो हैं वो मई में ही वो 12वें भाव में भी गोचर कर जा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आपके खर्च होंगे लेकिन धार्मिक कार्यों पे खर्च होंगे, तीर्थ यात्रा पे खर्च होंगे। प्रयास यही कीजिए आप कि किसी के कार्य आए, हम धार्मिक यात्रा पे जाएं, तीर्थ यात्रा पे जाएं, या किसी को दान वगैरह भी दें तो ऐसे कोई ज़रूरतमंद को दें जो ज़रूरी हो, वैसे लोगों में खर्च करें तो आपको पुण्य की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि बृहस्पति देवता मई से लेकर नवंबर तक आपके 12वें भाव में रहेंगे तो खर्च का योग बनाएंगे ही। तो प्रयास कीजिए कि धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में खर्च हो। और नवंबर के बाद वो आपके चले जाएंगे, आपके लगन पे विराजमान हो जाएंगे, तो आपके लिए बड़ा ही सुंदर स्थिति बनेगा। मतलब यदि आप देखें 2025 के लिए मैं आपको बताऊं तो 2025 के लिए आपके लिए सबसे अच्छा जो समय बीतेगा ना वो लास्ट 2025 का लास्ट जो है नवंबर के बाद से, हालांकि उसके पहले भी बहुत अच्छा आपके लिए जो शनि महाराज हैं वो जितने भी ब्लॉकेज हैं मॉनेटरी गेन्स वगैरह में या फिर जो कार्य रुके हुए हैं उसमें तेज़ी लेके आएंगे वो मार्च के बाद से ही, अप्रैल से ही। लेकिन जो सबसे एकदम बेहतरीन जो पोजीशन कहा जाए जिसे, या फिर विवाह वगैरह के लिए, मांगलिक कार्यों वगैरह के लिए, तो वो आपके नवंबर के बाद से ही बहुत अच्छे खुलेंगे। और वर्तमान में तो अभी चल ही रहे हैं, बृहस्पति देवता मई तक रहेंगे आपके 11वें भाव में, तब तक भी बृहस्पति देवता से संबंधित कार्य अच्छे होंगे। मतलब मार्च, अप्रैल, मई ये 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद फिर आपके लिए नवंबर से कुल मिलाकर यदि आप देखें 2025 आप सभी के लिए कैसा, मतलब कर्क राशि के लिए कैसा बीतेगा, तो राहु केतु से सावधान रहना है आपको, कोर्ट कचहरी के मामलों से सावधान रहना है और अपने कर्तव्य क्षेत्र बढ़ते रहिए। धन संबंधी जो मामले हैं वो आपके अब क्लियर होने लगेंगे। अब सामने थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहे हैं हम, वो है भद्रा का। भद्रा जो भी मुहूर्त वगैरह निकालते हैं विवाह वगैरह में या फिर कोई भी मांगलिक कार्य में, तो उसमें व्यक्ति बड़े परेशान हो जाते हैं। भद्रा आ गया है तो खराब फल होगा या अच्छा फल होगा, तो भद्रा में लोग नहीं ही कार्य करना पसंद करते हैं। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जो भद्रा है, भद्रा शनिदेव की बहन है, खराब फल नहीं देती है। वो सब में मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि में विराजमान है उस समय। मतलब जैसे चंद्रमा अगर यदि मेष राशि में है, मकर में है, वृष में है, कर्क में है, तो भद्रा स्वर्गलोक में वास करती है। चंद्रदेव यदि कन्या, मिथुन, तुला, धनु में है तो पाताल लोक में, और मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना उसी को मृत्यु लोक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही मृत्यु होती है लोगों की। तो चंद्रमा यदि मृत्यु लोक पे है यानी कि कुंभ, मीन, वृश्चिक, सिंह राशि में है तो मृत्यु लोक में वो मानी जाती है। तो याद रखिए स्वर्ग लोक में यदि भद्रा है तो उसका जो शुभ कार्य करिएगा आप, कोई भी कार्य मांगलिक कार्य, तो उसका बड़ा सुंदर परिणाम होता है, क्योंकि वहाँ पर शुभ परिणाम मिलेगा, स्वर्ग लोक में है। भद्रा यदि पाताल लोक में है तो धन लाभ की स्थिति बनती है। यदि धन से संबंधित कार्य किए जाएँ तो धन लाभ होता है। लेकिन यदि मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी पर भद्रा है ना, तब कार्य करने पे अशुभ या फिर कार्य विनाशनी स्थिति बनती है। तो हमेशा भद्रा विनाशकारी नहीं होती है, सिर्फ 4 राशियों में ही विनाशकारी स्थिति बनाती है। कुंभ, मीन, वृश्चिक और सिंह राशि में चंद्रमा होने पर कार्य नहीं स्टार्ट करना चाहिए, ये बस याद रखिए आप। बाकी शीघ्र मिलेंगे हम सिंह राशि के जातकों के वीडियो के साथ। कृपया आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।